नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मौर्य। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास एशियंट हिस्ट्री यूपीएससी के लिए और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, है ना। हम लोग जो है हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं और हम लोग आज देखेंगे मौर्य साम्राज्य, है ना। मौर्य एम्पायर के बारे में देखेंगे। तो जो लोग वीडियो में नए हैं वो लोग जो है वीडियो को थोड़ा सा देखें, समझें। अगर समझ में नहीं आएगा फिर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं, लेकिन पहले आपको विश्वास करके आपको वीडियो को देखना होगा। रोज़ की तरह हम आज भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य से। तो मौर्य साम्राज्य हमारा टॉपिक है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम देखते हैं, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जो लोग भी नए होंगे वो वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि ये टॉपिक उनको कितने आसानी से समझ में आ गया। मौर्य साम्राज्य को देखेंगे तो इसकी जानकारी के स्रोत देखेंगे, अशोक के अभिलेख जो है उनके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो इसमें प्रमुख शासक हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से शासक हुए मौर्य साम्राज्य में। उसके बाद अन्य संबंधित जो तथ्य हैं उसको देखेंगे, जैसे प्रशासन देखेंगे मौर्य साम्राज्य का, समाज देखेंगे उस समय कैसा था, और अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में जो उनकी वास्तुकला, उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट्स प्ले, हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मौर्य साम्राज्य जो है ये है ना। यहाँ से स्टार्ट करता है चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे पहले उन्होंने अधिकार किया धनानंद को पराजित करके, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक का उसका बढ़ाया मौर्य साम्राज्य को। उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य को इतना आगे बढ़ा दिया, ये यहाँ पे उन्होंने जो है सेल्यूकस को पराजित किया। उसके बाद जो है इधर वाले रीजन में और बढ़ता चला गया, सेल्यूकस वगैरह, इनको आम्र कुमार वगैरह सारे को पराजित करके यहाँ तक ईरान तक के हमारा शासन चलने लगा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य अब इतना ग्रो कर गया। उसके बाद हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य जो है इधर और ज़्यादा आक्रमण किए लोग, और इधर जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने इधर और साम्राज्य को बढ़ाया। ये बीच में कलिंग छूट गया था, कलिंग को भी लास्ट में अशोका ने इधर जीत लिया था। तो हमारा मौर्य साम्राज्य जो है यहाँ तक जो है पूरा कवर हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य कैसे कैसे एक छोटे से साम्राज्य से लेकर के एक मौर्य साम्राज्य, अखंड भारत का साम्राज्य कैसे बन गया। तो ये हमारा पूरा जो 6वां वाला मैप है उसमें देखिए पूरा अखंड भारत साम्राज्य बन चुका है। जो ईरान से लगता हुआ है ना, ईरान, इराक, हिंदुकुश की पहाड़ियों से लगता हुआ नीचे दक्षिण भारत तक, और इधर जो है म्यांमार वगैरह सारा कुछ इंडिया में। ठीक, अब हम देखेंगे जानकारी के स्रोत के बारे में देख लेंगे कि सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो मौर्य साम्राज्य उसकी हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसकी जानकारी हम देखेंगे। जानकारी के स्रोत हमको कौटिल्य का जो है ना, जानकारी के स्रोत में हम जैसे अभी किसी चीज़ का भी जानकारी, कोई एविडेंस रहेगा तभी तो हम जानेंगे किसी साम्राज्य में कि कैसा। कोई फैमिली के बारे में जानना है तो उसका हम लोग बायोडाटा देखते हैं ना, कि वो उसका बायोडाटा कहाँ लिखा रहेगा, कोई पेपर रहेगा, कोई कॉपी रहेगी, कहीं पे लिखी रहेगी ना, या उनकी डायरी देख लेंगे तो समझ जाएंगे ये लोग कैसे थे। तो ऐसे ही था मौर्य साम्राज्य में जो है उनका जो है साहित्य जो है उस समय के जो राइटर थे उन्होंने लिखे थे। जैसे आज के समय में बहुत सारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारे राइटर हैं, आज के बारे में वो लिख रहे हैं। अब जब भविष्य में जब हमारे आपके नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे, उनके जो अभावी पीढ़ी आएगी, वो आज के साम्राज्य को, आज के मोदी जी को और आज के जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जाएगा उससे कि उस समय में कौन सी व्यवस्थाएं थी, है ना। ऐसे ही जो है जो इनकी जानकारी मिलती है वो साहित्य में मिलती है, पुरातात्विक कई स्रोत हैं उनसे भी मिलती है, जैसे अशोक का अभिलेख वगैरह, है ना। तो साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे जो है कौटिल्य का जो है, कौटिल्य कहें, कौटिल्य को ही जो आचार्य चाणक्य भी कहते थे, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक अर्थशास्त्र लिखा था, उससे जानकारी मिलती है। इंडिका था जो मेगास्थनीज दरबारी कवि थे सेल्यूकस के, लेकिन वो जो है उनको जो है
इन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, इनको दान में दे दिया था। तो ये जो है मेगस्थनीज जो है लिखे थे इंडिका, और विशाख दत्त थे उनके दरबारी, वो भी लिखे थे मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस पर जो है टीका लिखा गया था ढूंढीराज के द्वारा। उसके बाद बृहत कथा मंजरी एक लिखा गया था क्षेमेंद्र के द्वारा, और कथा सारित सागर एक लिखा गया था सोमदेव के द्वारा। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ भी कई हैं, क्योंकि ये देखो जो अशोका वगैरह हैं ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। और अशोक सम्राट है ना, महान अशोक सम्राट ने अपने पुत्री और अपने पुत्र जो है महेंद्र और जो है पुत्री अपने संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका में और कई जगह जो है इन्होंने जो है अपने फैमिली के लोगों को भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जैसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथ में भी कई लिटरेचर है जो इनके बारे में जानकारी देते हैं मौर्यों के बारे में। तो उसमें महाबोधि है, महाबोधि वंश है, दिव्यावदान है, महावंश है, दीपवंश है ना, दीर्घ निकाय है, कल्पसूत्र है, भद्रबाहु है ना, विष्णु पुराण। तो यहाँ पे इनकी जो है जानकारी मिलती है। थोड़ा सा हम लाइट बढ़ा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैसे हम देखेंगे पुरातात्विक भी स्रोत कई हैं, जैसे अशोक के अभिलेख हैं, सौगौरा ताम्र अभिलेख है ना, ताम्र अभिलेख है। अब देखो क्वेश्चन जो है पूछ लेता है यूपीएससी, सौगौरा अभिलेख के बारे में दे दिया है एक जगह पे, और उन्होंने ना बाकी जो है ये अभिलेख है, लेकिन उन्होंने दूसरा स्थान और दे करके उसमें ये अभिलेख का नाम डाल दिया है। तो ये आप लोग देखे होंगे PYQ में, ये जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, सौगौरा अभिलेख का नाम उसमें दिया है ना। तो सौगौरा अभिलेख जो है ताम्रलेख था, ये जो है यूपी में मिला था। इसके अलावा जो है और भी एविडेंस है, जैसे महास्थान अभिलेख जो बोगरा बांग्लादेश का है ना। इसके अलावा अकाल हेतु जो है अन्न भंडारण और वितरण भी मिले थे, है ना। तो यहाँ से ये मिलता है अशोक के बारे में जानकारी। अब हम आगे देखेंगे, जैसे अर्थशास्त्र जो कौटिल्य उसके बारे में देख लेते हैं, उसमें क्या चीज़ है ना। तो कौटिल्य जो है ना, इनको विष्णुगुप्त, चाणक्य और द्विशर्व के नाम से जो है इनको जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौटिल्य के पिता का नाम जो है फादर जो है ना, कौटिल्य के जो पिता थे उनका नाम चड़क था, और तभी तो कहते हैं ये कौटिल्य। जब वो धनानंद इनका जो है सर का बाल जो इनका चोटी है पकड़ के जब इनको बाहर फेंकता है, तो यही बात कहते हैं, उसका नाम चड़ी भी है ना। तो ये कहते हैं मैं चड़क पुत्र चाणक्य है ना, मैं चड़क पुत्र चाणक्य ये कसम खाता हूँ कि जब तक तुमको राजगद्दी से हटा नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी ये खुली शिखा नहीं बांधूंगा। ये बात वो प्रतिज्ञा करते हैं। उन्होंने पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंक दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, है ना। तो इन्होंने अपने शिष्य से ये सारा कांड करवा दिया। इसके अलावा जो है फिर हम देखेंगे अर्थशास्त्र की खोज की और प्रकाशन इसमें लिखा गया है। ये जो है रुद्रपट्टम सामा शास्त्री जी के द्वारा, है ना। और सिद्धांतों का विस्तार है, जिसमें कामदक की जो है नीतिसार है उसके द्वारा। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें राजनीतिक जो सिद्धांतों जिसमें शासन की ये पुस्तक है, और तुलना इसका जो है द प्रिंस है ना मैकियावेली से, और मंडल सिद्धांत विदेश नीति से, है ना। और सप्तांग सिद्धांत जो है इनका स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र जो मतलब पद होते थे उनका इसमें व्याख्या किया गया है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे देखो मित्र होता है, दंड होता है, दंड बल्ला उसको भी बोलते हैं, बल्ला भी बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं, अमात्य बोलते हैं, जनपद बोलते हैं, कोष बोलते हैं। इन सब लोग का जो स्वामी होता है वो राजा होता है, स्वामी उसको बोलते हैं, मालिक। ठीक, हम देखेंगे इंडिका जो मेगास्थनीज ने जो है इंडिका लिखा था उसके बारे में। तो सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, पाटलिपुत्र में ये रहता था, और विशाल इसने जो प्राचीर से घिरा ये ना 64 द्वार और 2-3 मंजिल के लकड़ी के घर,
ये चीज़ इन्होंने अपने इंडिका में लिखा था, बताया कि मतलब ऐसा ऐसा होता था। मगध साम्राज्य के बारे में लिखा है कि मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो विशाल जो है प्राचीर से घिरा जो है 64 द्वार उसमें होते थे। 2 व 3 मंजिला जो है लकड़ी का मकान होता था, महल जो है लकड़ी का होता था। राजा का महल लकड़ी व पत्थर से बना होता था। महल के चारों तरफ ना उद्यान बगीचे वगैरह होते थे। सम्राट की शोभा यात्रा निकलती थी, महिला अंगरक्षक होती थी उनकी, है ना। आज के समय में तो पुरुष होते हैं, लेकिन तब महिला अंगरक्षक होती थी। अब देखेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में, है ना। अब क्या इसमें कहा गया कि अशोक के अभिलेख का बात किया गया है, जिसमें जो है भारत में कहा गया शिलालेख प्रचलन जो है अशोक के समय से ही स्टार्ट होता है, कि मतलब पत्थरों पे लिखा जाने वाला कार्यक्रम। जैसे लोग आजकल देखो कोई शिलान्यास वगैरह करवाते हैं तो पत्थर पे लिख देते हैं, फलाने मुख्यमंत्री के द्वारा, फलाने विधायक के द्वारा ये सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया है, फलाने प्रधान के द्वारा ये सड़क ये नल की टंकी लगवाई गई, है ना। तो ऐसे ही अशोक के द्वारा ये शिलालेख का जो पत्थर पे लिखने का प्रचलन था, ये अशोक ने स्टार्ट करवाया था, ऐसा माना जाता है। और सर्वप्रथम जो है खोज जो है ना टी फैंथेलर दिल्ली जो मेरठ लेख है 1750 में यहाँ पे मिला था। इसका पठन सफलतापूर्वक जो है ना, इनके जो अभिलेख थे अशोक के, उसको जो है सफलतापूर्वक सबसे पहले ना जेम्स प्रिंसेप जो 1837 में एक अंग्रेज आया था ब्रिटिश हुकूमत में, उसने इनके जो है अभिलेख को पढ़ने का काम किया था। और भाषा इनकी जो है ना मगधी होती थी और प्राकृत, क्योंकि ये मगध के रहने वाले थे तो ये मगधी और प्राकृत भाषा की इस्तेमाल करते थे। बिहारियों के लिए गर्व है, पूरे भारत के लिए भी गर्व है ना। पूरे सिरमौर के लिए भी ये गर्व की बात है कि अशोक सम्राट ने बहुत ही अच्छा काम किया। चंद्रगुप्त ने जिस तरीके से साम्राज्य खड़ा किया उसको अच्छे से पिरोया, उसको संभालने का काम अशोक ने किया था, है ना। 4 लिपियां भी इसमें बताई गई हैं। एक ब्राह्मी लिपि जो मतलब सर्वाधिक इन्होंने प्रयोग किया अपने अभिलेख में। इसके अलावा खरोष्टी लिपि है जो उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने प्रयोग किया है। और ग्रीक लिपि होता था जो मतलब इन्होंने ग्रीक जो आए थे, है ना, विदेशी, उन्होंने उनसे लिया था, ये लिपि सीखा था ग्रीक लिपि को। एक अरमाइक लिपि होती थी जो, है ना, वो होती थी। अशोक का एक सबसे लंबा जो है शिलालेख मिला जो 13वां शिलालेख था, वो सबसे जो है लंबा शिलालेख था। अब इन्होंने बताया गया कि शिलालेख में जो है अशोक के 14 बड़े शिलालेख मिले हैं और 15 जो है छोटे शिलालेख मिले हैं, है ना। बृहद शिलालेख और 15 लघु शिलालेख मिले हैं। 7 जो है स्तंभ लेख मिले हैं, है ना। स्तंभ लेख अलग होता है जो मतलब खंभे जैसा लगवाया जाता है। एक गुहा लेख होता है, उसके वो भी मिला था इनके समय में, ठीक है। इंस्क्रिप्शन। अब हम देखेंगे अशोक के जो है प्रमुख जो शिलालेख का जो है स्थान एवं जो है संबंधित राज्य। जैसा शिलालेख का स्थान है, शिलालेख कहाँ पे है और उनका संबंधित किस राज्य में है आज के समय में। तो एक ना शाहबाजगढ़ी शिलालेख है जो पेशावर आज का पाकिस्तान में पड़ता है। एक मनसेहरा अभिलेख है, शिलालेख है ना। शिलालेख अभिलेख दोनों में फ़र्क होता है। अभिलेख जो है कपड़े वगैरह में भी लिख करके जो लिख दिया जाता है उसको बोलते हैं, शिलालेख पत्थरों पे लिखा जाता था। तो मनसेहरा शिलालेख का जो है स्थान ये हजारा पाकिस्तान में आज के समय में पड़ता है। एक कालसी इनका शिलालेख था जो उत्तराखंड में पड़ता है। और आज के समय में एक गिरनार अशोक का शिलालेख था जो बहुत ही फेमस था, गिरनार का शिलालेख, ये गुजरात में पड़ता है। और धौली व जौगढ़ एक इनका जो है शिलालेख है जो है उड़ीसा में पड़ता है। एक एरीगुड़ी, ये बहुत ही फेमस इनका है। एरीगुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है। एक सोपारा है वो महाराष्ट्र में है। एक रूपनाथ और गुर्जरा है जो मध्य प्रदेश में है। सासाराम है एक बिहार में है वो। एक भाबरू लघु शिलालेख है जो बैराट राजस्थान में है। मस्की और जो है कंगनहल्ली एक है वो जो है कर्नाटक में है। एक जो है आहरौरा है जो उत्तर प्रदेश में है। ये सारे इनके जो है शिलालेख हैं, ठीक है। ये सारे देखो इसमें अच्छे से किया भी गया है। जैसे देखो यहाँ पे शाहबाजगढ़ है ना, शाहबाजगढ़ी यहाँ पे देखो। उसके बाद देखो यहाँ पे मनसेहरा है, यहाँ पे कालसी, ये क्या है, कांधार
कांधार का है यहाँ, है ना, और ये कालसी है। तो इस तरीके से सारा दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अब हमारा देखेंगे अशोक के जो है प्रमुख शिलालेख, हम उनमें जो है ना वर्णित विषय, ठीक है, ये हम उनमें वर्णित जो विषय हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे शिलालेख है और जो है विषय उसके कि उसमें क्या चीज़, जैसे मान लो कि मोदी जी ने सड़क का निर्माण करवाया तो उसमें लिख दिया कि सड़क के लिए ही लगवाया मैंने। ऐसे ही अशोक के जो शिलालेख थे वो किन किन कामों के लिए, किस किस के लिए होता था, वो वही चीज़ बताया गया इसमें। जैसे इनका पहला शिलालेख था तो पशु बलि की निंदा उसमें की गई थी कि पशुओं की बलि नहीं करनी चाहिए। और दूसरा इनका जो शिलालेख था उसमें लिखा था कि भारत का जो प्रथम चिकित्सालय मनुष्य व जो है पशु की चिकित्सा का इन्होंने बात किया था, है ना, कि मतलब उसमें सुदृढ़ था। तीसरा इन्होंने बताया तीसरे शिलालेख में कि जो है राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाना होता था। वो देखते थे कि मतलब किस क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो दौरा करना होता था। और चौथा एक इनका शिलालेख है जो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात करता है। पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करते हैं। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा के लिए बात करते हैं। सातवां व आठवां जो इनका शिलालेख है अशोक की तीर्थ यात्रा जो है, उन्होंने जितनी तीर्थ यात्राएं की हैं उसका उल्लेख किया गया है। नौवें में जो है सच्ची भेंट और सच्चे जो शिष्टाचार हुए उसके उल्लेख किया गया है। और 10वें में राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ये बात अशोक ने कही थी, है ना, कि जो है हम सच्चे सेवक हैं, हम राजा नहीं हैं, है ना, जनता के सेवक हैं। और 11वां जो इनका शिलालेख है उसमें धर्म की व्याख्या की गई है, क्योंकि अशोक जो है बौद्ध धर्म से के अनुयायी थे। 12वां जो इनका शिलालेख है उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, जिसमें धार्मिक समन्वय या सहिष्णुता बरतने की बात कही गई है। इसके अलावा 13वां इनका जो शिलालेख है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कलिंग विजय का, कलिंग के जो युद्ध था ना उसका वर्णन किया गया है, कलिंग विजय का। और यहीं पे अशोक के जो हृदय परिवर्तन हुआ था वो भी बात यहीं पे लिखा गया है। 5 एवं राजाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इनका जो 14वां एक था उसमें जो है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया जाने वाला ऐसा चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे 7 इनके जो स्तंभ लेख हैं, पिलर जो हैं उसके बारे में ना, तो उसमें बृहद भी कुछ बड़े हैं, बड़े स्तंभ है, कुछ छोटे स्तंभ हैं। तो छोटे जो बृहद स्तंभ है उसको जो है उसमें जो लिपि है वो केवल ब्राह्मी लिपि है और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है लघु और इसमें स्तंभ में, जिसमें बताया गया एक ना दिल्ली का टोपरा क्या नाम है स्तंभ, उसमें मूलतः जो है अम्बाला हरियाणा में है। और फिरोजाबाद तुगलक द्वारा जो ना इसको फिरोज शाह तुगलक जो था इसको वहाँ से निकाल लाया था। और जो अन्य नाम इसका जो स्वर्ण मीनार भी रखा गया है, ठीक है, ये दिल्ली में लगा दिया तुगलक वहाँ से ला करके, पहले ये अम्बाला में हरियाणा में था। इसके अलावा दिल्ली मेरठ अभिलेख इनका, दिल्ली मेरठ एक स्तंभ है, ये मूलतः जो है मेरठ यूपी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली इसको भी ले आया गया था। इसके अलावा एक लौरिया राज ये है स्तंभ है जो चंपारण बिहार में है। एक लौरिया नंदगढ़ है जो चंपारण बिहार में औरंगजेब द्वारा इसे जो है ना औरंगजेब तथा जो है राजा अमर सिंह के भी लेख भी इसी में लिखवा दिए गए हैं, है ना, वो लोग भी अपना इसी में उकरवाए गए हैं। इसके अलावा एक रामपुरवा है जो चंपारण बिहार में, है ना, खोज इसका जो है एसी कलाइकल ने किया था। इसके अलावा 6वां प्रयाग स्तंभ लेख है जो लघु छोटा है, जो अकबर द्वारा कौशाम्बी से लाया गया था। जो अन्य नाम इसका रानी का अभिलेख भी माना जाता है। अशोक की रानी इसका ना कौरुवकी जो थी ना उन्हीं के बारे में इसमें लिखा गया है, कौरुकी। अब गुहा लेख के बारे में देखेंगे हम। अशोक के गुहा लेख जो थे उसमें है ना भाषा बताया गया है, जो गुहा लेख है उसमें भाषा का प्रयोग किया गया था, प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था।
बराबर की गुफा एक था जो गया बिहार में। ये आप लोग देखे होंगे, कभी कभी न्यूज़ में दिखाता भी है। वहाँ पे ना बौद्ध अंदर जाके जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो अंदर जाके मेडिटेशन करते हैं, है ना, मैंने देखा है यूट्यूब में। अब ये अशोक के जो लेख हैं इसमें उनके बारे में बताया कि अशोक द्वारा ना आजीवक को ये गुफा ना आश्रम जो है ना दान में दे दिया गया था। इसमें जो है कर चौपार है, सुदामा, विश्व झोपड़ी नाम की 3 गुफाएं हैं, ठीक है। और नागार्जुनी गुहा लेख जो है बिहार अशोक पौत्र दशरथ ने किया था, अशोक का जो पोता था। और अशोक के जो है 7वें स्तंभ लेख में आजीवक महापात्र का उल्लेख भी है, जिसमें बराबर की जो पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं। एक सुदामा गुफा है ना, एक लोमस ऋषि गुफा है, एक करण चौपड़ गुफा है और विश्व झोपड़ी भी है इसी में, ठीक। अब जो प्रमुख तथ्य है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे बताया गया है प्रमुख तथ्य, पहला बताया गया है रुमनी देई लघु स्तंभ लेख, है ना, लुम्बिनी नेपाल की बात की गई है। तो 20वें वर्ष लुम्बिनी की धर्म यात्रा, है ना, इसमें बताया गया है भूमि कर घटाया गया है, 1/8 जो है 8 भाग लिया जाता था, है ना। धार्मिक कर या बलि की जो है समाप्ति की बात कही जा रही है इसमें। बुद्ध को जो है शाक्यमुनि कहा गया है इसमें, है ना। शेर एक कुना अभिलेख है जो कंधार में द्विभाषी अभिलेख है, ये ग्रीक व जो है अरमाइक 2 भाषा में लिखा गया है। और शाहबाजी गढ़ी व जो है मनसेरा अभिलेख पेशावर पाकिस्तान में मिलता है। इसके बाद भाषा और जो है भाषा और लैंग्वेज, इसमें जो लिखा गया है शाहबाजगढ़ी अभिलेख को, मनसेरा अभिलेख को, ये प्राकृतिक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। लिपि इसमें जो है खरोष्टी लिपि की प्रयोग की गई, जो कि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। हम देखेंगे भाबरू अभिलेख, भाबरू लेख जो बैराट राजस्थान में है ना। और ये अशोक ने स्वयं की जो है मगध का जो है राजा कहा है इसमें, है ना। और इसके अलावा भाबरू अहरौरा रुक्मिनदेई व जो है निगाली सागर लेख भी अशोक ने इसमें जो है बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण दिया है, उसकी बात कही गई है। इसके अलावा 6वां इसका जो है गुर्जरा, जिसको जो है दैतिया मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक के जो है मस्की नेतूर और जो है उडेगोलम लघु शिलालेख अशोक का जो नामोल्लेख किया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे एरीगुड़ी लघु शिलालेख आंध्र प्रदेश के जो है ना कुर्नूल में, ये खरोष्टी एवं जो है ब्रह्मलिपि में लिखा गया है। खरोष्टी लिपि जो है ना अरमाइक, देखो लिपि जो है इसमें बताई गई है खरोष्टी लिपि में कि जो अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि का तीनों का बताया कैसे होता है। तो अरमाइक लिपि जो है ईरान से उत्पन्न हुआ है, खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी लिपि जो है ना बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। इसके अलावा D.R. भंडारकर ने कहा है कि अशोक मात्र जो है ना अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। और निगाली सागर जो है नेपाल के वो बुद्ध की जो है कनक मुनि उनको कहा गया है। बुद्ध को कनक मुनि का वो कहा गया कि बुद्ध जो है कनक मुनि थे। कनक में सोना होता है ना, सोने का मुनि। अब इसमें कहा गया है अशोक के जो सभी अभिलेखों का जो है विषय प्रशासनिक था, केवल जो है रुक्मिणी जो लेख था का विषय आर्थिक था वो, है ना। बाकी सारे जो अभिलेख थे वो प्रशासन की बात करते थे, जबकि रुक्मिणी देई जो लेख का था वो जो है विषय आर्थिक चीज़ों का चर्चा करता था, उनके जो है राजस्व की बात करता था। इसमें जो है मौर्यकालीन कर नीति जो थी, है ना, उसकी जानकारी मिलती है। हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात देखेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा PYQ का भी सेशन चल रहा है, जिसमें हम CSET का PYQ करवा रहे हैं। और CSET में जिसको कंप्रीहेंशन नहीं आता है वो कंप्रीहेंशन भी सीख जाएगा। बिल्कुल मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ कि कंप्रीहेंशन कैसे मतलब सॉल्व करते हैं, उसका ट्रिक होता है। वो ट्रिक मैंने अपने वीडियो में बताया, 2 वीडियो हमने डाल दिया, यूट्यूब पे हमारा आया है, जा कर के देख सकते हो, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का,
ठीक है। इसके अलावा हमने जो है 365 में विजन IAS का PT 365 जो है PT 365 में मैंने जो है इकोनॉमी कवर कर दिया है और इकोनॉमी के साथ में पर्यावरण इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी कवर हो चुका है। तो आप दोनों सेगमेंट जा कर के देख सकते हैं। तो आप जा कर के दोनों सेगमेंट जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको नहीं आएंगी आप उसमें कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम वो चीज़ें आपको करके देंगे, ठीक है। हम देखेंगे अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में। तो इसमें जो है चाणक्य व चंद्रगुप्त द्वारा जो है मगध के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके ही मगध मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, है ना। भारत का प्रथम साम्राज्य ये बना था। समय काल इसका जो टाइम पीरियड वो माना जाता है 322 BCE से जो है 185 BCE तक। मौर्य की जो उत्पत्ति हुई ओरिजिन वो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा कहता है कि नंदराज पुत्र जो है चंद्रगुप्त को जो है विशल मतलब निम्न कुलीन कुलहीन वर्ग से मानते हैं, इनको कहा गया है। और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का उन्होंने कहा कि ये जो मौर्य थे ना ये शूद्र थे। इसके अलावा इंडिका जो मेगास्थनीज का है वो कह रहे हैं ये जो मौर्य थे वो निम्न कुल के लोग थे। इसके अलावा जो पुरास है वो कहते थे कि ये शूद्र थे मौर्य, है ना। आज भी मौर्य शूद्र में ही हैं, OBC में। ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अच्छा आज वैश्य में आते हैं, है ना। अब बौद्ध साहित्य जो है इसमें कह रहा है कि दीपवंश व जो है महावंश, जो बौद्ध साहित्य दीपवंश महावंश थे वो कहते थे कि ये जो मौर्य थे ना उच्च कुलीन थे, ठीक है। और परिशिष्ट प्रवन जो थे हेमचंद्र वो कहते हैं मयूरग्राम के मुखिया, है ना। जूनागढ़ अभिलेख जो है वैश्य कहते हैं कि ये वैश्य से थे, ठीक है। ये सारे एविडेंस है। विष्णु पुराण, दीपवंश, महावंश, ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का। अब मौर्य वंशावली का बात कर लेते हैं। तो 322 से जो है 185 BC में। अब देखो पहले जो मौर्य साम्राज्य में अब देखो कि 150 लगभग बृहद्रथ मौर्य करके ही जो है पहला डायनेस्टी पड़ती है ना। मौर्य ये क्या नाम है पूरे कालखंड में। तो सबसे पहले ही साम्राज्य जो आता है वो बृहद्रथ मौर्य का आता है। तो वो जो है मौर्य वंश तभी से वो थोड़ा सा उसकी उत्पत्ति होती है। बाद में वो आ जाता है हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक के बाद ही तो जो है शिशनाग आता है। शिशनाग के बाद फिर नंद आता है। नंद के बाद फिर मौर्य आ जाता है ना। फिर मौर्य आ जाता है। पहले बृहद्रथ मौर्य हुए थे, वो दूसरे बृहद्रथ थे, ये दूसरे बृहद्रथ थे जो मौर्य वंश के शासक को जो है ना शिशुनाग जो है। अब देखेंगे मौर्य वंशावली जो 322 से 185 BC तक चलता था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये इसके जो है स्थापन करता होते थे, ये स्थापित करते हैं। 322 से 298 AD तक इनका जो है BC तक इनका शासन होता है ना। उसके बाद बिंदुसार इनके सुपुत्र आते हैं, वो जो है 248 BC से लेकर के 273 BC तक जो है वो रहते हैं, है ना। उसके बाद जो है सुसीम आते हैं। सुसीम नहीं आते, इनके जो है कई जो है उत्तराधिकारी होते हैं, जैसे अशोक, सुसीम, तिस, एक अन्य पुत्र इनका था वो। तो अशोक ही जो है आगे चल के डायनेस्टी संभालता है। सुसीम जो है ज़्यादा योग्य तो के अलावा ये जो है ज़्यादा क्रूर होता है, तो इस वजह से इस शासन में इसका भागीदारी नहीं होता। अशोक ने सारे भाइयों को पराजित करके अशोक के हाथ में शासन आ जाता है, ऐसा माना जाता है। 273 से 232 BC तक यही शासन करते हैं अशोक। इनके शासन को बहुत ही महान, बहुत ही उच्च, है ना। अशोक को महान इसीलिए कहा जाता है। हम देखेंगे इसमें अशोक के बाद जो है एक कुलार आते हैं और वो जो है शासक होते हैं। वो जो है 232 से 224 BC तक रहते हैं। उसके बाद जालौन कश्मीर में और तीवर, है ना, वहाँ पे। और इसके बाद जो है कुलार के बाद दशरथ आते हैं जो वधु पालित होते हैं, है ना। ये जो है इनके जो है एक आते हैं संप्रति मौर्य जो है दुपालित होते हैं।
मतलब सलिंसुक, देववर्धमन, उसके बाद सतवर्धमन है ना, सतवंधर आते हैं, उसके बाद बृहद्रथ मौर्य जो है अंतिम शासक होते हैं संपति मौर्य के बाद। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो 222 BC से 298 BCE तक, ठीक है, इनका शासन होता है। तो इसमें देखेंगे मौर्य वंश की जो संस्थापक हैं वो 222 BC में। आरंभिक जानकारी इनका जो है महावंश टीका से मिलता है। भारत का प्रथम एकीकरण व साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जो है सकल जम्बूद्वीप स्वामी इनको कहा जाता है। नाम इनका चंद्रगुप्त मौर्य होता है। जूनागढ़ अभिलेख में इनका इसको दिया गया है। सेंडोकोटस इनको यूनानियों के द्वारा कहा जाता है, जो यूनानी विदेशी आए थे इनको सेंडोकोटस के नाम से जानते हैं। मैग्नेथिन और एरियन व जो है जस्टिन है ना, एरियन व जस्टिन, और जो है पहचान इनका जो है विलियम जोन्स ने दिया है ना, बताया कि इनका नाम ये चीज़ें है। एंड्रोकोटस जो है एपियन तथा जो प्लूटार्क को कहा जाता है। एंड्रोकोटस का मतलब होता है एपियन या प्लूटार्क। और राजधानी जो है इनका पाटलिपुत्र जो है ना, जिसको जो है पोलिब्रोथा बोला जाता था यूरोपियों के द्वारा। अब जो है साम्राज्य की जो है सीमा है इनकी हिमालय से लेकर के हिंदुकुश बंगाल की खाड़ी तक है ना। कर्नाटक जानकारी जैन व जो है तमिल ग्रंथ के अनुसार ये जो है अहनानूर यहाँ तक देखो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ये था। ये बस कलिंग छूटा था बीच में, कलिंग को ही बाद में अशोक ने है ना वहाँ की जो उनकी पुत्री थी उनसे शादी भी कर लिया था, उन्हीं के नाम का जो अभिलेख है ना, रानी कौरू की। अब सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध होता है 305 BC में। निकेटर को इन्होंने हराया। संधि की निकेटर की पुत्री जो है हेलेना का जो है चंद्रगुप्त से विवाह हुआ और 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त को मिले। इसमें काबुल, कांधार, हेरात व मकरान था। चंद्रगुप्त द्वारा जो है इनको 500 हाथियों का भेंट दिया गया बदले में सेल्यूकस को। मगध में जो है 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो राशनिंग प्रणाली के द्वारा इनका जो है डेथ हो गया। मतलब ये ना भूखा रह गए, कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि जो है ये जैन धर्म को मानते थे। तो उसमें जो है ना एक कुछ होता है, उसका नाम मेरे को भूल रहा है, उसके द्वारा इनका जो है इनका डेथ हो गया था। इनके जी मृत्यु जो है ना 298 BC में जो है जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा संलेखना के द्वारा, संलेखना विधि के द्वारा इनका जो है श्रावणबेलगोला में जो है कर्नाटक में इनका डेथ हो गया था। कश्मीर जो है राजा प्रवर्तक ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में आने में जो है सहायक की थी हैं, कश्मीर के राजा प्रवर्तक। और जो है चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी से बना था, उड़ से। अवशेष जो है बुलंदी बाग व जो है कुम्हार बिहार का है, कुम्हार। इन्होंने जो है कई चीज़ें बनवाया था, जैसे सुदर्शन झील बनवाया था जूनागढ़ गुजरात में। निर्माण इसका चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर पुष्य गुप्त वैश्य थे उन्होंने करवाया था। सम्राट अशोक के आदेश के द्वारा उसको जो है उसके महान गुरु ना तुस्य ने जो इसका पुनर्निर्माण करवाया था और मतलब उसका सफाई करवाया था है ना इस झील का। इसके अलावा सौराष्ट्र के राज्यपाल जो है सुविशाख ने जो है शक शासक रुद्रदामन के आदेश पर जो है झील का फिर पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण का मतलब बार बार वही सफाइया करवाना है ना, जिसको लेकिन बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब गुप्त काल में जो है स्कंदगुप्त के आदेश से जो है चक्रपालती ने जो है झील का पुनर्निर्माण फिर करवाया गया था गुप्त काल में। अब देखेंगे हम बिंदुसार आता है ना। बिंदुसार के समय में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र होता है। राज्याभिषेक इसका जो है 298 BC में होता है। अन्य नाम इसका होता था अमित्रघात है ना, संस्कृत में इसको पतंजलि कहा है। शत्रुओं का जो है नाश करने वाला बोला गया है इसको। मित्रोचेटस इसको कहा गया है यूनानियों के द्वारा। और भद्रसार या जो है मद्रसार मतलब पुराण के द्वारा। सिंहासन जैन जो है माता दुर्धरा के द्वारा है ना। इसकी माता जो है दुर्धरा थी ना, वो धनानंद की पुत्री भी कहीं पे कहा जाता है, कहीं पे उनकी बहन के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, यूनानी जो है नीति के द्वारा इनका जो है सीरियन नरेश एंटिकोटस मतलब डाइमेकस दूत जो है मेगास्थीन का उत्तराधिकारी था, वो आया था इनके समय में।
एंटियोकोटस से जो है 3 प्रथाएं इन्होंने ली थी, जैसे मदिरा, अंजीर, दार्शनिक इन्होंने मांगा था उनसे, तो उन्होंने जो है दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, है ना। दार्शनिक भेजने से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मना कर दिया था, अंजीर और मदिरा भेजा था। अन्य इनके तथ्य जैसे तक्षशिला में विद्रोह का इन्होंने दमन किया था, दमन करने के लिए भेजा था सुसीम को, तो सुसीम जो है दमन नहीं कर पाया, है ना, वो उसमें फेल हो गया, तो अशोक को भेजा इन्होंने। और अशोक फिर अवंती का भी कुछ दिन गवर्नर था, कुछ दिन ये उज्जैन का भी गवर्नर था, है ना। और खलाटक जो है 500 सदस्यों वाली इन्होंने, इनकी जो है मंत्रिपरिषद का प्रधान था, है ना। प्रधानमंत्री इनके जो है चाणक्य, फिर जो है राधागुप्त हुए थे। आजीवक जो है संप्रदाय का जो है ये अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय का। अब देखेंगे अशोक का जो है 269 BC में जो है अशोक जो है 99 भाइयों को मारकर राजा बना दिया गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा मतलब ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला अभी, लेकिन ऐसा कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है। इसके कहीं पे 4 भाइयों का जिक्र किया जाता है, कहीं 99 भाइयों का जिक्र किया जाता है, ठीक है। पिता इसके जो है बिंदुसार थे, माता इसकी शुद्धांगी जो दिव्यावदान थी वो ना। और राजा बनने से पूर्व ये जो है अवंती का राज्यपाल था। बुद्धघोष की जो है सामन पासादिका थे, है ना, बुद्धघोष। और इसके अलावा प्रधानमंत्री इसके जो है राधागुप्त थे। ये जो है उत्तरापथ जो तक्षशिला में और अंतरिक्ष राष्ट्र उत्तरापथ और दक्षिणापथ के इन्होंने रिपेयर वगैरह इन्होंने करवाया, क्योंकि वो बनवाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अवंती राष्ट्र जो है और जो है कलिंग तोसली तक इन्होंने इसको पूर्वी प्रांत को जोड़ा, है ना। और पाटलिपुत्र इनकी जो है राजधानी थी। अब देखेंगे अशोक का नाम जो है, अशोक का मतलब होता है मास्की ना। कर्नाटक में जो है गुजरा, नेतुर आदि इस तरीके का यूज किया जाता था। जो है राडेव अशोक, है ना, मतलब कन्नगन हल्ली लेख, भीमा नदी कर्नाटक में। और पीदसी लगा मगधे इनको बोला जाता था, भाब्रू शिलालेख में बताया गया है, बैराट राजस्थान में। अशोक वर्धन इनको कहा जाता था, विष्णु पुराण के में बताया गया है। अन्य भी इनके कई नाम थे, जैसे देवनाम प्रियदर्शी और चंड अशोक भी इनको कहा जाता था कलिंग विजय के उपरांत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुखार हो गए थे। उसके बाद अशोक की जो है कलिंग विजय हुई थी, है ना। अशोक इनका जो शासनकाल जो है 8वें वर्ष में, और जानकारी जो है इसका 13वां जो शिलालेख है उसमें दिया गया है। कलिंग राजा जो है नंदराज को इन्होंने पराजित किया था। परिणाम जो अशोक का विजय हुआ था, 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें। कारण क्या था, व्यापारिक था, है ना। और राजधानी जो है तोसली तथा जो है संपा। अब अशोक व जो है बुद्ध धर्म के बारे बात कही गई, तो जानकारी इसका जो है भाब्रू लेख में मिलता है। त्रिरत्न में विश्वास इनका था। अशोक का जो आरंभिक जो धर्म था वो ब्राह्मण शैव धर्म था, ठीक है। और उसके बाद जो बौद्ध धर्म में दीक्षित या जो है भिक्षु गति, तो भिक्षु उपगुप्त की बात की गई है। बौद्ध तीर्थ स्थानों की इन्होंने यात्रा की, 7-8 जो है शिलालेख में इसका जानकारी दिया गया है। बौद्ध गया 10वें वर्ष, निगाली सागर ये 12वें वर्ष, लुम्बिनी जो है 20वें वर्ष। मस्की अभिलेख में जो है स्वयं को जो है बुद्ध शाक्य कहा गया है। 84,000 स्तूपों का इन्होंने निर्माण करवाया था अशोक ने। इनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा जो है प्रचार हेतु श्रीलंका गए थे। अशोक का जो धर्म था वो जानकारी, है ना, बता देते हैं उसका। शिलालेख जो है क्रमांक 11 जो है उसमें राहुलोवाद सूत्र जो है दीर्घ निकाय का बात किया गया है। परिभाषा इसमें बताई गई है, लोगों के जो है नैतिक उत्थान हेतु आचारों व नियमों की संहिता है। और अधिकारी जो है उसमें धम्म महामात्रा थे। और भारत का जो प्रथम अस्पताल की स्थापना की बात की गई। इनकी जो डेथ थी वो 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, 232 BC में। बृहद्रथ मौर्य जो अंतिम शासक थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। 185 BC में इनकी डेथ हो गई थी। सेनापति इनके पुष्य मित्र शुंग थे, शुंग ने इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद अब हम देख लेते हैं 13वें शिलालेख जो 5 सीमांत यूनानी राजा का है, जिसमें बताया गया सीरिया में से मेसोडोनिया
इनके जो है और सीरियन और एपीरस में था। तो सीरिया में इनका जो है एंटियोकोटस द्वितीय थियोस था, मिस्र में जो है तुरमै था, मैसेडोनिया में जो है एंटीगोनस था, सीरियन में जो इनका मेगस था और एपीरस में जो है अलेक्जेंडर था। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इतिहासकार मानते हैं, हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि अशोक की जो है हिंसक एवं जो है शांतिप्रिय जो नीति थी वही, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तलवार चलाना छोड़ देगा तो धीरे धीरे कुछ दिन लोग उससे डरेंगे, लेकिन जब उसकी अगली पीढ़ी आएगी तो लोग डरना छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे लोग अपना साम्राज्य गंवाते चले जाएंगे। और डी कोसाम भी कहते हैं आर्थिक संकट आ गई थी इस वजह से। डी झा कहते हैं कमजोर उत्तराधिकारी थे इस वजह से। रोमिला थापर कहती हैं केंद्रीय प्रशासन जिम्मेदार था, अप्रशिक्षित जो इनकी नौकरशाही थी वो भी, और राष्ट्रीय चेतना का भी इनके अंदर अभाव था, है ना, धीरे धीरे, क्योंकि जब तक आचार्य चाणक्य अशोक वगैरह थे तब तक थी, उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का अभाव होते चला गया। निहार रंजन रे कहते हैं जनता का विद्रोह हो गया इस वजह से। आर एस शर्मा कहते हैं मगध की नवीन प्रौद्योगिकी का जो है अन्य क्षेत्रों में प्रसार हो गया। और राधा मुकुंद बनर्जी कहते हैं ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का होना, है ना। और हर प्रसाद शास्त्री कहते हैं धार्मिक नीति जो ब्राह्मण विरोधी नीति थी वो। अब मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसकी बात कर रहा है, तो उसमें जो है हम देखते हैं केंद्रीय क्रांति देखेंगे, केंद्रीय के बाद प्रांतीय, जिला, नगर, न्याय, गुप्तचर और सैन्य, इनमें देख लेते हैं। पहले केंद्रीय प्रशासन देख लेते हैं, तो इसमें निरंकुश होगा, केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन होगा, है ना। स्वरूप इसका लोक कल्याणकारी राज्य होगा, शासन सर्वोच्च होगा, जो सर्वोच्च शासन के सर्वोच्च में राजा बैठेगा, है ना। 18 तीर्थ होंगे जिसे उपधा परीक्षा द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और 27 अध्यक्ष भी होते हैं इसमें। अब साम्राज्य का जो वो राजा होगा, एम्पायर, है ना, प्रोविंस प्रांत में जो है बटा रहेगा, उसको जो है जो कुमार होंगे या प्रांतपति होंगे वो देखेंगे। अगर राजा का लड़का हो तो कुमार होगा, और कोई अन्य बनता तो उसको प्रांतपति बोला जाता था। डिवीजन जो है होता था मंडल। इसके अलावा प्रादेशिक जो है प्रादेशिक जो होता है उसको प्रतिष्ठा बोला जाता था। डिस्ट्रिक्ट जो आज के समय में उसको आहार बोला जाता था, या विषय उसको विषयपति के द्वारा देखा जाता था। संग्रहण जो है 10 गाँव को एक में मिलाया जाता था, 10 गाँव को जो देखता था वो गोप देखता था। विलेज को ग्राम बोला जाता था, एक गांव को, उसको ग्रामीण देखता था, जैसे आज का प्रधान होता है। अब देखो गोप होता था, उसके बाद युक्त होता था, गोप, उसके बाद स्थानिक, उसके बाद युक्त, उसके बाद राजू का, उसके बाद होता था प्रादेशिक के पास जाता था, उसके बाद विषयपति के पास जाता था, उसके बाद संहर्ता आता था, संहर्ता के बाद तब महामात्य आता था, महामात्य के बाद प्रांतपति जो होता था वो देखता था, उसके बाद सीधे राजा के पास चला जाता। जो अंतिम शासक होता था, जो मतलब हेड होता था, वो राजा ही होता था, ठीक है। अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तिथियों की जो है सूची बताई गई है, जिसमें मंत्री, संहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा, नायक और क्रमांकांतिक, व्यवहारिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, तो इनके जो है कार्य, जैसे संहर्ता क्या करता था, राजस्व संग्रह करता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति क्या करता था, युद्ध विभाग का जो है मंत्री होता था। युवराज जो है राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रतिष्ठा क्या करता है, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का जो है न्यायाधीश होता था। न्याय जो है, नायक जो है युद्ध क्षेत्र में जो है संचालन, क्रमांतिक, उद्योग निरीक्षक। इस्लाम व्यवहारिक क्या होता था, न्यायाधीश को देखता था। जो मंत्री परिषद अध्यक्ष होता था वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। इसका मतलब दंडपाल होता था, जो सेना का काम करता था, है ना, दंड देने का काम करता था, सेना की सामग्री जुटाने वाला होता था। अंतपाल होता था, सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था। और दुर्गपाल होता था, जो दुर्गों का प्रबंधन करता था। पुरोहित जो है इनका धर्म का काम देखता था। प्रशासता होता था, जो राजकीय आज्ञा को जो है लिपिबद्ध करने वाला होता था। इसके अलावा दैवारिक जो है राजमहलों की देखरेख करने वाला होता था। अंतवर्षिक होता था, जो अंगरक्षक प्रधान होता था। पौर होता था, जो नगर के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उसको पौर कहते थे। अर्थशास्त्र में जो उल्लेखित 27 अध्यक्ष भी हुए थे, जैसे लक्षणाध्यक्ष, वो जो है मुद्रा एवं टकसाल का जो अध्यक्ष होता था। जैसे वहाँ पे पैसे वगैरह छपाई होते थे ना, उसको टकसाल लगाया जाता था। रूपदर्शक मुद्रा का जो परीक्षण करता था। और उसको पांड्याध्यक्ष होता था, जो व्यापार एवं वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था। एक कुप्याध्यक्ष होता था, तो जंगल की जो वस्तुओं के निरीक्षण हेतु अधिकारी होते थे।
एक पौता व अध्यक्ष होता जो महापौतौल का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष होता जो चुंगी वसूली के लिए अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष होता जो कटाई बुनाई और वस्त्र उत्पादन गतिविधियों के लिए अध्यक्ष होता था, है ना। तो ये चीज़ है। एक सीताध्यक्ष होता था, ये पूछता है क्वेश्चन में। सीताध्यक्ष जो है राजकीय कृषि और जो विभाग का अध्यक्ष होता था। एक सुराध्यक्ष होता था जो आबकारी विभाग का जो अध्यक्ष होता था। एक गणिका अध्यक्ष, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। गणिका अध्यक्ष जो है वेश्याओं को जो देख रेख करता था वो गणिका अध्यक्ष होता था, है ना। संस्थाध्यक्ष होता था तो जो व्यापारिक जो मार्गों का देखता था। लवड़ाध्यक्ष जो होता था वो नमक अधिकारी होता था। मुद्राध्यक्ष जो होता था वो पासपोर्ट की जानकारी अधिकारी लेता था, उस समय भी नाविकों का काम होता था। अब सूनाध्यक्ष जिसमें जो है बुचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। एक अकराध्यक्ष जो खानों का अध्यक्ष होता था। एक विविधताध्यक्ष होता था, चारागाहों का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष होता था वो नौसेना का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का मैंने बता ही दिया, ठीक है। बस ऐसे ही सारे होते थे, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन में जो है बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अशोक महान, उसके बाद प्रांत का जो चक्र है वो कुमार या प्रांतपति के द्वारा, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक उसको बोला जाता था। ये समानता जो है राजकुमार जो होते थे वही होते थे। युक्त जो है अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी होते थे जो केंद्र प्रांत व स्थानीय शासन के मध्य की कड़ी होती थी। मतलब जैसे आज IAS अधिकारी है, राज्यपाल है, केंद्र से जुड़े हुए होते वैसे ही होते थे, है ना। अब जो है इसके बाद हम देखेंगे जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में विषय आहार जो प्रमुख होता था वो करता था। विषयपति या आहारपति उसको बोला जाता था। ये जो है अन्य अधिकारी भी होते जैसे युक्त होता था, रज्जुक होता था। रज्जुक जो है राजस्व न्याय का देखता था, प्रादेशिक किया जाता था। संभागीय आयुक्त होता था ये, है ना। डिविजनल कमिश्नर उसको बोलते थे। रेवेन्यू जस्टिस का काम ये करता था। रक्षिण होता था जो पुलिस का काम करता था, है ना। अब हम देखेंगे नगर प्रशासन में, तो इसकी जानकारी जो है इंडिका मैगजीन में मिलता है। और नगर प्रशासन का काम 30 सदस्यों का मंडल होता तो वही करता था। 6 समितियां होती जिसमें प्रत्येक में जो है 5 सदस्य होते थे, ठीक है। 5 सदस्य होते थे, 6 समितियां होती थी। एक में 5 सदस्य होते तो 5 छक 30 लोग होते थे, है ना। जिसमें उद्योग एवं शिल्पकार का जो निरीक्षण करना, विदेशियों की देख रेख करना, जन्म मरण का जो विवरण देखना, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना, निर्मित वस्तुओं के विक्रय के बारे में देखना, है ना। बिक्री कर वसूलना, ये सारा काम करते थे। और न्याय प्रशासन में जो है सर्वोच्च में जो है राजा होता था। और न्यायालय के जो प्रकार होते हैं शास्त्र में बताया गया है कि धर्म अस्थायी दीवानी जो है व्यवहारिक धर्मस्थ होता था। कंटक शोधन जो फौजदारी प्रतिष्ठा होती थी। जनपद स्तरीय जो न्यायाधीश होते थे उसमें रज्जुक करता था सारा चीज़। और सहसा अधिपति होता था जो चारों चोरी के मुकदमे का जो अधिकारी होता था उसको सहसा अधिपति बोलते थे। कर की चोरी हेतु यहाँ पे मृत्युदंड दिया जाता था, है ना, पनिष्ठ किया जाता था। और पंकोद कास ने रोधे बोला जाता है। सड़कों को अगर नुकसान कोई पहुँचा रहा है ना, कीचड़ युक्त पहुँचाने के लिए दंड दिया जाता था कि सड़कों पर ऐसा कुछ नहीं करे। गुप्तचर व सैन्य का बात भी बताया गया है क्योंकि इनका गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने बताया कि संगठित जो है गुप्तचर व्यवस्था इनकी थी। गुप्तचर जो है प्रमुख जो है महामात्य पर्स बोलते थे उनको, महामात्या पर्स। गुप्तचर जो है गुण पुरुष के प्रकार भी बताया गया, जैसे एक संस्थागत गुप्तचर होते थे, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर होते थे। एक संचारा गुप्तचर होते जो भ्रमणशील गुप्तचर होते थे, मूव करते थे, इधर उधर घूमने का काम करते थे, इधर उधर से खबर ले आते थे। अन्य प्रकार भी होते थे जैसे वार्जिका होते थे, भ्रमणशील जो भिक्षुड़ी होती थी उस तरीके का। और संतित तीसरा वजह शरद जो पुरुष गुप्तचर होते थे उनको बोलते थे। सैन्य प्रशासन भी होता था तो चारों वर्णों के लोग जो है शामिल होते थे इसमें। और चतुरंग बल होता था चारों वर्णों में, जैसे बताया है ना। चतुरंग बल होता था उसमें जो है पैदल अश्व रथ हाथी सब होते थे। और मेगास्थनीज को जो 6 समितियों द्वारा प्रशासन होता जैसे जल रसद पैदल अश्व हाथी रथ ये सारे होते थे, है ना। इसमें 4 जस्टिन चिन्ह सेना प्रमुख ये चीज़ें होती थी। अब जस्टिन में जो है 6 लाख की फौज होती थी, है ना, बताया गया। नायक में जो है युद्ध क्षेत्र में जो है सेना का नेतृत्व करता था नायक। इसमें जो है 6 लाख फौज होती थी जिसमें जो है
और 50,000 अश्वारोही होते थे, 9,000 हाथी होते थे और 8,000 रथ होते थे। चंद्रगुप्त की सेना को जो है लुटेरों की सेना कहा जाता था, है ना, जहाँ जाती थी लूटपाट कर लेती थी पूरा। प्लेनी होती थी चंद्रगुप्त सेना में जो है 6 लाख पैदल सिपाही, है ना, घुड़सवार 30,000 होते थे, 9,000 हाथी होते थे, एलिफेंट। अब मौर्यकालीन जो समाज है वो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मण, है ना, ब्रह्मदेव जो है ब्राह्मणों को दी गई जो है कर मुक्त भूमि होती थी और ब्राह्मण को जो है दंड विधान से मुक्त था कि उनको कभी दंड वगैरह नहीं दे सकते हम। मेगास्थनीज जो है कहते हैं कि समाज में 7 श्रेणियाँ थी, है ना, जिसमें जो है दार्शनिक लोग थे कुछ कृषक लोग थे, कुछ शिकारी व जो पशुपालक थे, कुछ जो है व्यापारी व शिल्पी थे, कुछ योद्धा थे, कुछ गुप्तचर थे, कुछ मंत्री थे। दास प्रथा का भी जानकारी दी गई इसमें। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है दास प्रथा उस समय नहीं था। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में कहा कि 9 प्रकार के दास थे उस समय, है ना, और जो है आर्यों को दास नहीं थे। आर्य जो है दास नहीं थे, मानवीय व्यवहार भी होता था उनके साथ, ह्यूमन ट्रीटमेंट होता था उनके साथ। महिलाओं की उस समय जो स्थिति अच्छी थी। तलाक और नियोग प्रथा और पुनर्विवाह का भी प्रचलन था, लेकिन सती प्रथा नहीं था उस समय। ये बहुत सही था, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसमें अनिष्कासिनी, मतलब अनिष्कासिनी उसको बोले महिलाओं की जो स्थिति अच्छी थी, उसमें कहा गया अनिष्कासिनी, मतलब घरों के अंदर से रहने वाली जो महिलाएं होती उनको अनिष्कासिनी बोला जाता था। एक असूर्य पश्या बोली जाती थी, जो सूर्य भी ना देख सकती थी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो पर्दा में रहती थी हमेशा घर में। एक रूपा जीवा महिलाएं होती थी, जो मतलब आजीविका कमाने के लिए कभी कभी वेश्यावृत्ति का काम करती थी, अपनी ही जाति में विवाह करती थी, ये चीज़ें होती थी। अब मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बताया गया मुख्य आधार जो है वार्ता जो है, इसमें जो है कृषि पशुपालन व्यापार का बात कहा गया। मुख्य कर जो है बलि कर होता था, भाग, है ना, भाग जो है भाग में उपज का जो है 1/6 लिया जाता था। समहर्ता जो है राजस्व एकत्रित करने वाला जो अधिकारी होता है उसको समहर्ता बोलते थे, रेवेन्यू कलेक्टर उसको कहते थे, है ना। और अन्य भी कर थे, जैसे सीता कर था, प्रलय कर था, बलि कर था, हिरण कर था, सेतुबंध कर था, विश्व कर था। राजकीय जो है वन भूमि, इससे जो है आय पर लगने वाला टैक्स होता था। आपातकालीन कर को प्रलय कर, एक प्रकार का जो है भू राजस्व जो है बलि कर होता था। हिरण कर जो है नगद कर को बोलते थे। सेतुबंध कर जो सिंचाई पे लगता था। वृष्टि कर जो बेगार पे लगता था। सिक्के भी कई प्रकार के चलते थे, जैसे पंचमार्क सिक्के, कर्सा पर धारक रूप पे निष्क चलता था। स्वर्ण का सिक्का निष्क बोलता था। चांदी को जो सिक्के को कर्सा पर धारक रूप पे बोलते थे। मशक मासक कड़ की जो तांबे का सिक्का होता है उसको बोलते थे। रज्जु ग्राहक जो है खड़ी फसल माप कर जो है निर्धारण करने वाला टैक्स को रज्जु ग्राहक बोलते थे। सार्थवाह बोलते थे व्यापारियों का जो समूह या जो है करवा जो होती थी उनको, है ना, करवा को। और इसमें गांव के कई प्रकार थे, जैसे परिहारी का गांव होता जिसमें करमुक्त गांव भी होता था। एक अयोध्या का गांव होता जो सैन्य आपूर्ति करने वाले गांव होते थे, है ना, जो यहाँ से सैनिक वगैरह आते थे, भर्ती होते थे। एक कुप्य होता जो कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला होता था। अन्य भी तथ्य है, जैसे सर्वोत्तम फसल जो है चावल होती थी। अब भूमि के प्रकार बताया गया तो अदेव मातृक भूमि होता था, वह भूमि जिसमें जो है बिना वर्षा के जो है ना कृत्रिम साधनों से भी अच्छी खेती हो सकती थी। और देव मातृ भूमि होती थी, जिसमें जो है सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर होती थी। कृष्ट भूमि होती थी, जिसको जो है जुती हुई भूमि को कृष्ट भूमि कहते थे। अकृष्ट भूमि जो है बिना जुती हुई भूमि होती थी। स्थल जो है ऊंची भूमि को बोलते थे। सीता भूमि उसको बोलते थे जो मौर्यकालीन जो है अर्थव्यवस्था में राजकीय भूमि होती थी, जो राजा के पास भूमि होता था उसको मौर्य जो है सीता भूमि बोलते थे। अब मौर्यकालीन कला के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो उत्तरी काली जो है पालिशदार विद्वान थे, और जो है बराबर की पहाड़ियों में जो है लम्बोस ऋषि की गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने जो है नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को जो है 3 गुफाएं प्रदान की थी। गोपी गुफा, वापी गुफा और जो है पदथिक गुफा। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार ही पूछा है। सांची स्तंभ का बात किया तो 4 सिंह है इसमें, है ना, जो वही दिखाते हैं अशोक सम्राट का जो आता है स्तंभ, उसमें 4 सिंह लगे रहते हैं, धाड़ते हैं इसे।
प्राचीन नाम इसका जो है एशियंट नाम था। काकड़, काकनवा, है ना, काकनाद, वोटा और जो है वोटा श्री पर्वत बलुआ पत्थर से बना होता था। सूत एवं जो है मगध की बात किया गया तो इसमें जो है इतिवृत्तों राजवंशी इतिहासों तथा जो है वीरगाथाओं को जो है कंठस्थ करने वाले लोगों का समूह होता था, ये जो उनकी बातें करते थे। ठीक है, अब हम आगे में देखेंगे। अब आगे जैसे मौर्य काल में जो है यक्ष और जो है यक्षी की मूर्तियाँ महत्वपूर्ण थी, जो समृद्धि और जो है उर्वरता के जो प्रतीक मानी जाती थी। इसके अलावा पटना नगर के जो है दीदारगंज से प्राप्त जो है चामार गृहिणी याची की प्रतिमा में जो है मौर्यकालीन कला की चमक दिखाई जाती है। देखो कितनी चमक है इसमें। इसके अलावा यक्ष देवता मणिभद्र जो है परखम मथुरा जो उत्तर प्रदेश वहाँ पे मथुरा से पाटलिपुत्र विदिशा कलिंग और जो है पश्चिम सुपारक तक जो है पाई जाती हैं ये चीज़ें। अब देखेंगे अशोक के स्तंभ की बात की गई तो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था पाटीदार स्तंभ था वो, ये देखो। और सारनाथ का वाराणसी में स्तंभ अभिलेख भी इनका है। 4 शीश वाला सिंह चतुर्भुज स्तंभ मिला है। ये भारत के पैसे भी रुपये पे भी देखो लगता है। मध्य भाग में जो है 24 तीलियाँ वाला अशोक चक्र भी मिला है, जो हमारे तिरंगे झंडे में प्रयोग हुआ है। और अशोक के स्तूप भी है। परिभाषा इसका बताया गया बुद्ध या जो है बौद्ध संतों की स्मृति में उनके जो है शरीर अवशेष जैसे उनकी अस्थियाँ, दांत तथा उनके जो है द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे, ये है ना। प्रथम उल्लेख इसका जो है ऋग्वेद में मिला। सांची स्तूप जो है रायसेन मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित किया गया। 1818 में जो है टायलर द्वारा खोज किया गया इसका। इसमें जो है 3 स्तूप हैं, एक महास्तूप होता था, एक काला स्तूप होता था, एक स्तूप 3 प्रकार सरिपुत्र और जो है महामोद गलायन या जो अवशेष होता था। भगवान बुद्ध का जो अवशेष होता था उसको महास्तूप बोलते थे। अशोक कुलीन जो होते थे उसको काला, अशोक कुलीन जो धर्म प्रचारक के अवशेष थे उनको जो है काला स्तूप को के बारे में जानते हैं। और उसके बाद भरहुत स्तूप सतना का जो है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है। अशोक द्वारा नींव रखी गई जो है ना, पुष्यमित्र शुंग द्वारा पूर्ण की गई। और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई। लाल बलुआ पत्थर से नक्काशी स्तूप की जो है रेलिंग और तोरण द्वार जो है जटिल नक्काशी की गई है, ये चीज़ें हैं, ज़्यादा कथा से ही प्रेरित है। स्तूप की संरचनाएं भी देखो बताई गई है जैसे बन रहा है। ठीक है, तरह स्तूप जो है अर्थविद्याकार जो है संरचना और ऊपर गोलार्ध के लिए जो मिट्टी के टीले जैसा होता है ये, ठीक है, अंडाकार होता है, ये देख लेना। स्तूप के जो विभिन्न अंग भी बताए गए। एक तोरण द्वार होता है, एक वेदिका द्वार, एक अन्न द्वार, एक हार्मिका द्वार, एक छंद द्वार होता था, छत्र द्वार। ठीक, मौर्यकालीन शब्द भी कई इस्तेमाल किए, जैसे सीता होता था राज की भूमि और इस भूमि के लिए, तो ये एक बार देख लेना पोस्ट करके। ठीक है, अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल पे आ गए हैं। इससे पहले एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं फटाफट हमने क्या क्या पढ़ा आज, है ना। जैसे हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा तो उसमें 4 शासक हुए थे। बिंदुसार, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद है बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहद्रथ अंतिम शासक। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 300 है ना 22 BC से उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को हरा करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, है ना। और जो है उसके बाद जो है इनके पुस्तक इनका जो है कहाँ से मिलता है वो तो अर्थशास्त्र से मिलता है। मौर्य साम्राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री बने जो चाणक्य उनके, है ना। इसके अलावा मेगास्थनीज से, है ना, इनको चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस, एपिनास, प्लूटार्क जो इसकी इस तरीके से देखा मिलता है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त इनका भी रुचि रचना उसमें भी मिलता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कार के युद्ध के बारे में जैसे 305 ईस्वी में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सिकंदर की सेना को पराजित किया, सेल्यूकस निकेटर्स को हरा दिया। परिणाम ये हुआ कि इन्होंने जीत लिया और 500 हाथी उनको दान दिए, उनकी लड़की से शादी कर लिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया से जो इन्होंने विवाह कर लिया, है ना। इसके अलावा जो है अपने 4 प्रांत इन्होंने जिसमें मकरान, काबुल, हेरात, गांधार यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए।
सेल्यूकस निकेटर ने। फिर इसके अलावा रुद्रदामन का हमने गिरनार अभिलेख भी देखा है, जूनागढ़ का अभिलेख, जिसमें जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, सबसे बड़ा अभिलेख था। और चंपू गंध शैली में चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके जो है राज्यपाल पुष्यगुप्त सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अशोक द्वारा रुद्रदामन ने जो है सुदर्शन झील का जो है पुनः निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त ने जो है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त के जो शासनकाल में एक विदेशी यात्री भारत आया था। सेल्यूकस निकेटर जो है राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जो है मौर्य साम्राज्य में, है ना। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे आगे कि जो है चंद्रगुप्त के शासनकाल में मैंने बता दिया ना, मेगस्थनीज, इंडिका। इसके अलावा में जो इनका मृत्यु हुआ था, जैन धर्म के जो है अनुयायी भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा लिया था। और 298 BC में जो है जन संलेखना के द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया था। श्रवणबेलागोला जो है कर्नाटक में जहाँ पड़ता है। उसके बाद जो है इनके लड़के, क्या नाम है इसका, बिंदुसार का शासन आ जाता है। बिंदुसार ने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था। उसके बाद फिर अशोक का शासन आ जाता है 269 BC में। अशोक जो है शैव धर्म से पहले शैव धर्म को मानता है, बाद में बौद्ध धर्म को मानता है ना। इस तरीके से होता है। हमने जो है आगे जो है मौर्यकालीन कई प्रशासन के बारे में देखा, जैसे शासन की इकाइयाँ देखा। उसमें जो है भारत के जो है प्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था के बारे में देखा कि भारत का जो पहले, जैसे आज हमारा केंद्रीकृत व्यवस्था है वैसे हमने तब देखा, है ना। इसके अलावा हमने देखा केंद्र में जो राजा होता था वही प्रमुख होता था। प्रांत में जो है उस प्रांत में जो है जो कुमार होता था वो होता था, उसको आर्यपुत्र बोलता था या राष्ट्रिक बोला जाता था। फिर जो है प्रदेश होता था, प्रदेश में जो प्रतिष्ठा होता था वो देखता था, उसको हारपति बोलते थे। उसके बाद जो है होता था विषय होता था। विषय में जो है हारपति होता, अच्छा विषय में हारपति होता था या विषयपति होता था। प्रदेश में प्रतिष्ठा होता था, है ना। उसके बाद जो है आता है ग्राम में जो है ग्रामीणी होता था, वो देखता था। तो पहले उपशासन में ऊपर कौन होता था, केंद्र में राजा होता था। उसके बाद कुमार या आर्यपुत्र होता, उसके बाद प्रतिष्ठा होता था, उसको प्रदेश का काम देखता था, प्रादेशिक उसको बोला जाता था। और उसके बाद विषयपति होता था, जो विषय को विषयपति देखता था। जैसे आज के देश में तहसील वगैरह होता है, आर्यपति भी उसको बोलते थे। उसके बाद ग्रामीण होता है, ग्रामीण को देखते थे, है ना। राजा जो है संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का सर्वोच्च होता था। राजा को सहायता के लिए क्या होता था, राजा को सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। अधिकारी जो है होते थे 18 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे जो है, और होते थे तो बहुत अधिकारी, लेकिन महत्वपूर्ण जो है 18 अधिकारी। तीर्थ जो है होते थे, महापात्र होते थे। प्रमुख जो इनके मंत्री होते थे वो अमात्य होते थे, पुरोहित होते थे, युवराज होते थे, सेनापति होते थे, है ना। इनकी जो चयन होती थी वो जो है परीक्षण होता था, उसके बाद ही होता था। इसके अलावा जो है प्रमुख जो मंत्री होते थे उसमें अमात्य होते थे, हमने बताया, पुरोहित, है ना। तो अमात्य जो है प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित जो है इनका प्रथम जो धर्माधिकारी होता था। समाहर्ता क्या करता था, राजस्व विभाग का मंत्री होता था। संविधाता कोष का मंत्री होता था। प्रतिष्ठा जो फौजदारी और न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और व्यवहारिक जो है दीवान न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ये सब हमने पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने और क्या देखा था इसमें, प्रमुख अधिकारी में जैसे बताया था हमने विभाग अध्यक्ष, है ना। हाँ, प्रमुख अधिकारी में इनका हमने देखा था विभाग अध्यक्ष, जिसमें जो सीता अध्यक्ष बताया था। तो उसका जो है विभाग कृषि विभाग का था। शुल्क अध्यक्ष होता था, व्यापारिक कर या जो है टोल टैक्स का प्रमुख होता था। जो प्रमुख है वही हम देख रहे हैं। इसमें लक्षण अध्यक्ष होता था, लक्षण अध्यक्ष उसको बोलते वो मुद्रा विभाग का होता था। एक नव्या अध्यक्ष होता था, उसको जहाजरानी विभाग का होता था। एक मुद्रा अध्यक्ष होता था, है ना। तो उसको जो है मुद्रा अध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष प्रमुख होता था। तो ऐसे ही होते थे, है ना। उसके बाद फिर प्रांतीय शासन हमने देखा। प्रांतीय शासन में कौन कौन लोग होते थे, जैसे मौर्य साम्राज्य का जो प्रांतीय शासन था 5 प्रमुख प्रांत थे, 5 चक्र में विभाजित था। प्रमुख जो उसमें कुमार होता था, उसको आर्यपुत्र या राष्ट्रिक बोला जाता था, है ना। इसके अलावा जो है नियुक्त उसका जो है राजकुमार, अवंती के कुमार अशोक थे वो, उनको तक्षशिला के कुमार जो है कुलाड़ थे, है ना। उसके बाद हम देखे थे 5 प्रांत थे, राजधानी उसका जो है ना। इसके अलावा हमने देखा था उत्तरापथ, जिसमें तक्षशिला से चलता आता था। उसके बाद हम देखे थे क्या नाम उसका,
अवंती में जो है उज्जैन, अवंती उज्जैन को कहते थे, वहाँ पे जो है वो अशोक थे, है ना। इसे ऐसे ही फैले थे। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था हमने देखा था इनका कि मौर्य काल में जो गुप्तचर थे, प्रमुख जो अधिकारी गुप्तचर का जो है उसको महामात्र सर्प कहा जाता था। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक संचार, एक संस्था, जो संस्था में रहते थे, है ना, और भ्रमण करने वाले गुप्तचर जो संचार होते थे। राजस्व प्रशासन की भी हमने इसमें बात की थी, जिसमें हमने बताया था वो क्या नाम है, सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली थी, जिसमें जो कारण क्या होता था कि राज्य की जो है वेतन तथा जो है सैन्य खर्च भी होते थे। इस वजह से इनको कर लेना अनिवार्य था, तो कर लेते थे लोगों से, है ना। आय का सबसे बड़ा स्रोत भी था यही, जिससे जो है सेना वगैरह को कहाँ से पेमेंट करेंगे। और हमने आगे इसमें देखा था, जैसे कौटिल्य जो है उत्पादन का जो है 1/6वां भाग लेता था। मेगास्थनीज की इंडिका जो है उसमें कहा जाता है कि 1/4 भाग लेता था। जब भी अकाल, जिससे कभी साम्राज्य में अकाल वगैरह पड़ जाता था तो उस समय जो है टैक्स में छूट दिया जाता था, है ना। उसके अलावा मैंने इसमें देखा था भूमि को जो है 3 प्रकार में बांटा गया था। एक सीता भूमि होता था, एक भाग होता था, एक आदेव मात्रक होता था, जिसमें जो है सीताफल सीता भूमि उसको बोलते थे, मैंने बोला, जिसमें राजा जो है वो कहता था, सरकारी भूमि को कहा जाता था। और भाग जो होता था वो निजी भूमि होती था, है ना। और आदेव मात्रक जो भूमि होता था उसको जो है, उसको हम क्या कहते थे, बिना वर्षा वाला जो भूमि होता है, जैसे बिना वर्षा के, जहाँ पे वर्षा नहीं होती थी वहाँ पे जहाँ खेती करते थे बिना वर्षा का, उसको बोलते थे। और कुछ अन्य कर भी हमने बताए थे, जिसमें जो हमने बिक्री कर बताया था कि कीमत का जो है 10वां भाग लिया जाता था। बलि कर होता था जो धार्मिक कर होता था, और रज्जू कर होता था जो हमने बताया था भूमि मापने के लिए कर लिया जाता था। आज भी लेखपाल वगैरह आते हैं तो नापते हैं तो वो पैसा लेते हैं कुछ ना कुछ। और एक विविधित कर होता था जिसको चारागाह कर बोलते थे। एक मौर्य साम्राज्य का जो है न्याय प्रशासन के बारे में भी हमने बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायिक जो अधिकारी होते थे, और हमने बताया था कठोर न्याय व्यवस्था तथा जो है दंड व्यवस्था भी था। इसमें जो है बताया था मैंने मौर्य साम्राज्य में जी कि जो है 2 भागों में बांटा गया था न्यायालय को। एक फौजदारी था जिसको प्रतिष्ठा बोलते थे, एक दीवानी थी जिसको कोर्ट व्यवहारिक बोलते थे। और हमने ये भी बताया था कि क्या नाम है, ग्राम न्यायालय भी देखने को मिलता था इसमें। जैसे पंचायती होती थी, पंचायत होता था, इसमें ग्रामीण भी होती थी, है ना। और जनपद न्यायालय भी होते थे जिसको रजुक बोलता था। अशोक द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, पहले से नहीं था ये, चंद्रगुप्त के समय से। मौर्य काल में हमने सामाजिक व्यवस्था की बात की थी, जिसमें हमने बताया था, क्या बताया था, ये सारा आप कुछ याद कर लेना, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब। और हमने जो है मौर्यकालीन जो सामाजिक व्यवस्था देखी थी उसमें ये भी देखा थे कि जो है मौर्य काल में जो है वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, है ना। कौटिल्य ने जो शूद्र हेतु जो है आर्य शब्द का जो है इस्तेमाल किया था तथा अधिकार दिए थे उन्होंने। मेगास्थनीज ने जो है 7 प्रकार के बताए थे, हमने बताया था ना, दार्शनिक, किसान, अहीर, और जो है कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद के बारे में। और इस भी बताई गई थी कि जो है स्त्रियों को पुनर्विवाह, विधवा विवाह व जो है न्यू प्रथा का अधिकार भी था इस समय, इनके समय में, मौर्य साम्राज्य में। और जो गणिका जो है उनको उस स्त्री को बोला जाता है जो वेश्या का काम करती थी, वेश्यावृत्ति का काम करती थी। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने की जो है यहाँ पे लोगों को छूट भी था, है ना। और इसमें जो है कई स्त्रियाँ भी, जैसे रूप जीवा वगैरह इस तरीके की स्त्रियाँ भी थी। और शिक्षा का केंद्र भी हम बताते हैं उस समय का जो है तक्षशिला था, है ना। और अर्थव्यवस्था की भी बात किया गया, जिसमें जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का बात किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फसल जो है धान वगैरह, और जो सबसे खराब फसल होता था वो गन्ना होता था। सिंचाई हेतु जो सर्वप्रथम ये मंडल कूपों का प्रयोग करते थे, जिसमें जो है मंडल कूप का मतलब था रिंग वेल्स, मतलब कुआं का। और जो है प्रमुख जो उसमें उद्योग थी उस समय जो है सूत की कटाई व बुनाई का काम, है ना। व्यापार उस समय जो है वाणिज्य व अधिकारी भी होता है, जिसका जो है अध्यक्ष होते थे पांड्याध्यक्ष। प्रमुख मार्ग भी होते थे उस समय, हमने बताया था। स्थल एक होता था, एक जल से भी होता था। स्थल से जो उत्तरापथ और दक्षिणापथ होता था, जो उत्तरापथ होता था वो बंगाल से पेशावर तक होता था, और दक्षिणापथ जो होता था वो शास्त्री से प्रतिष्ठान तक होती थी। अब ये कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि प्रतिष्ठान कहाँ पे है, किसको बोला जाता था उस समय। दूसरा जो जल से होकर के जाता था उसको भड़ौच बंदरगाह से लेकर के बेरीगाजा और जो है भिरिकच्छा बंदरगाह तक जाता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह और ताम्लुक बंदरगाह तक, ठीक है।
इसके अलावा हमने देखा था कौटिल्य जो है जल मार्ग का भी अच्छा रास्ता बनाया था, है ना। और क्या हमने देखा था विनिमय का जो माध्यम होता था, जैसे हम वस्तु को खरीदने वगैरह का काम कैसे करते थे, तो वो जो चांदी के पंचमार्क सिक्के होते थे और सोने के भी सिक्के होते थे। मापन की इकाई भी होती, जैसे को जो है द्रोड़ जो होता था वो अनाज मापने का इकाई होता था, निवर्तन जो है भूमि मापन की इकाई होता था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी हमने सारा कुछ आपको एक डिटेल में भी बता दिया है। अब आप लोग जो है पढ़ लेना। ये क्लास यहीं होता है एंड। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।